नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल हिंदीवादी ज्ञान पर। आप सुन रहे हैं आल्हा उदल की वीर गाथा, जिसमें कहानी चल रही है मनियरगढ़ की लड़ाई की, जिसमें आपने पिछले भाग में जाना कि मनियरगढ़ के राजा उदल और ढेवा को कैद करके उनके साथ क्रूरतम व्यवहार करते हैं। फिर उन्हें ले जाकर उसी जंगल में छोड़ दिया जाता है जहां वो शिकार खेलने आए थे। फिर कई दिनों के बाद उदल और ढेवा महोबा पहुंचते हैं। फिर वहां से ढेवा पिपरीगढ़ और उदल महोबा आ जाते हैं। यहाँ तक की कहानी आपने पिछले भाग में जाना। अब कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे वही पुराना रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब आते हैं कहानी पर। महोबा की धरती, जहां वीरों की तलवारों की झंकार से आकाश गूंजता था, जहां हर सैनिक अपने प्राणों से अधिक अपनी प्रतिज्ञा को मान देता था, वही भूमि जहां आल्हा, उदल, ढेवा, मलखान, ब्रह्मा, लाखन और चाचा तालन सैयद जैसे कई पराक्रमी योद्धाओं ने अपने साहस की अमिट छाप छोड़ी थी। जब मनियरगढ़ की लड़ाई में उदल और ढेवा को अपमानित किया गया था, तब महोबा के वीरों ने उस अपमान को भुला देने की कोशिश की। युद्धों की गूंज, समय के प्रवाह में वह घटना धीरे धीरे धुंधली पड़ गई, लेकिन नियति की रेखाएं कभी धुंधली नहीं होती, वह बस सही समय की प्रतीक्षा करती हैं। ढेवा तिवारी महोबा से लौटकर पिपरीगढ़ चले गए, वहीं उदल महोबा में रहकर युद्धों में जुटे रहे। साल दर साल बीतते गए और जैसे जैसे समय बढ़ा वैसे वैसे मनियरगढ़ की भूमि पर भी जीवन आगे बढ़ता गया। मनियरगढ़ के राजा माणिक चंद की पुत्री राजकुमारी चांदनी, जिसे सब प्रेम से चंदा कहते थे, अब वह सयानी हो चुकी थी। कहते हैं अगर कोई पहली बार उसे देख लेता तो अपनी सांसों को भूल जाता था। उसकी आंखों में जैसे किसी शांत झील सी गहराई थी। उसकी मुस्कान में वह जादू था जो किसी भी कठोर हृदय को पिघला देता था। उसके लंबे काले बाल जब हवा में लहराते तो लगता मानो रात ने अपनी छांव फैला दी हो। गालों की आभा में जैसे गुलाब की कोमल लाली उतर आई हो। उसकी चाल में सौम्यता थी और हर कदम गरिमापूर्ण था। वह न केवल रूप में बल्कि बुद्धि और साहस में भी अतुलनीय थे। मनियरगढ़ के लोग कहते राजकुमारी चंदा स्वयं चांद की परछाई है। उसकी सुंदरता ही अब मनियरगढ़ की पहचान है। परंतु किसी को क्या पता था कि राजकुमारी की सुंदरता ही मनियरगढ़ के नए भविष्य की गाथा लिखेगी। समय बीतते बीतते एक दिन मनियरगढ़ पर विपत्ति आ गई। हुआ यह कि मनियरगढ़ में कई वर्षों से बारिश नहीं हुई। तालाब सूख गए, नदियों का जल कम हो गया, खेतों में दरारें पड़ गईं। लोग भूख और प्यास से व्याकुल हो उठे। पंछी भी अपना स्थान बदलने लगे, जिससे राज्य में दुख के बादल गहराने लगे। इस दैवी के प्रकोप से घबराकर राजा माणिक चंद ने सभा बुलाई। दरबार में उदासी छाई हुई थी। इस समस्या का समाधान किसी के पास नहीं था। राजा ने सबको संबोधित करते हुए कहा कि ऐसा लगता है मानो इंद्रदेव हमसे रुष्ट हो गए हैं। हमारे कर्मों में ऐसी कौन सी भूल हुई है, यह कोई ज्ञानी ही बता सकता है। तब दरबार में बैठे दरबारी और मंत्रियों की सहमति से राजा ने दरबार के ज्योतिषी को बुलवाया और उससे इस समस्या और इसके समाधान के बारे में जानना चाहा। तब ज्योतिषी ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, मुझे एक दिन का समय दीजिए। मैं कल तक कारण अवश्य खोज निकालूंगा और इस समस्या का समाधान निकालने की भी कोशिश करूंगा। अगले दिन प्रातः काल जब सूर्य की किरणें किले की प्राचीरों को छू रही थी, उसी समय ज्योतिषी महल की ओर जा रहा था। तभी उसकी नजर किले की ऊंची मीनार पर पड़ी। उस समय उसने देखा कि राजकुमारी चंदा ऊंची मीनार पर खड़ी होकर सूर्योदय का आनंद ले रही थी। उसके चेहरे पर सुनहरी किरणें पड़ रही थी। वह दृश्य ऐसा था मानो स्वयं सुंदरता की देवी धरती पर उतर आई हो, जिसे देख ज्योतिषी की दृष्टि ठहर गई। उसके मन में पाप का बीज अंकुरित हो उठा। वह अपनी मर्यादा भूल बैठा और राजकुमारी को अपलक निहारने लगा। उसी क्षण पहरेदारों ने उसे देख लिया और उसे पकड़कर घसीटते हुए राजा के सामने लेकर आ गए और राजा को पूरी घटना की जानकारी दी, जिसे सुनकर राजा क्रोधित हो गए और गुस्से में ज्योतिषी से पूछा, दुष्ट ज्योतिषी, तूने यह अधर्म क्यों किया? राजा के सवाल से ज्योतिषी भयभीत हो गया। अपने प्राण बचाने के लिए उसने चालाकी से बहाना बनाया और हाथ जोड़कर राजा से कहा,
महाराज, मेरा कोई अपवित्र भाव नहीं था राजकुमारी चंदा को देखने का। मैं तो केवल यह देख रहा था कि अकाल का कारण आपकी पुत्री ही है। ज्योतिषी की बात सुनकर राजा चौंक गए और बोले, क्या कहा? इस अकाल का कारण मेरी पुत्री है? तब ज्योतिषी ने अपने झूठ को आगे बढ़ाया। महाराज, जब किसी राज्य की राजकुमारी सयानी हो जाए और विवाह योग्य होते हुए भी कुंवारी बैठी रहे तो राज्य में वर्षा का अभाव होता है और प्रजा में दुख और धरती पर विपत्ति उतरती है। यह सृष्टि का नियम है। ज्योतिषी ने आगे बताया कि महाराज, जैसे सुबह और शाम का संबंध है, प्रकृति और भगवान का संबंध है, पृथ्वी और ब्रह्मांड का संबंध है, जैसे देव और दानव का संबंध है, जैसे सुख और दुख का संबंध है, उसी तरह राजा और प्रजा का संबंध है। महाराज, किसी भी राज्य के लिए राजा पूजनीय है और प्रजा के लिए भगवान का स्वरूप है। इसलिए महाराज, राजा के किए गए कर्मों का फल प्रजा के जीवन पर अवश्य पड़ता है। महाराज, राजा के लिए प्रजा उसकी संतान है और प्रजा के लिए राजा पिता के समान है। दोनों एक दूसरे के बंधनों से बंधे हैं। इसलिए आप यह कभी न सोचे कि आपके कर्मों के फल प्रजा से अछूती रह जाएगी। जैसे दिन और रात का संग है, वैसे ही विवाह और समृद्धि का संबंध है। ज्योतिषी ने राजा को घुमा फिराकर ऐसी बातें बताई कि राजा माणिकचंद अंधविश्वास में पड़ गए। ज्योतिषी की बातों ने उनके मन में डर भर दिया। उन्होंने सोचा, शायद यही कारण है इस अकाल का। उन्होंने उसी क्षण निर्णय लिया, अब देर नहीं की जा सकती। मेरी पुत्री चंदा का विवाह शीघ्र ही होना चाहिए। अगले दिन राजा ने अपने मंत्री गणों के साथ बैठक की। फिर अपने हरकारे को बनारस भेजा, जहां उनका कुल पुरोहित निवास करता था। हरकारा पत्र लेकर बनारस पहुंचा और महाराज के कुल पुरोहित को पत्र देते हुए बहुत जल्द मनियरगढ़ पहुंचने का आग्रह किया। पुरोहित ने भी बिना समय गवाए अपनी तैयारी शुरू कर दी। पंडित ने अपनी चोटी को संवारा और उसका जूड़ा बना लिया। एक हाथ में लोटा और दूसरे हाथ में सोटा लिया। अपना पोथी पत्रा एक थैली में भर लिया और अपनी घोड़ी पर सवार होकर मनियरगढ़ के लिए निकल पड़े। रात दिन लगातार चलते रहे। 5 दिन बाद पुरोहित मनियरगढ़ पहुंचे। उन्होंने पहुंचते ही राजा से पूछा, कहिए महाराज, किस बात की इतनी जल्दी पड़ी कि आपने मुझे तत्काल बुला लिया? तब राजा ने पंडित को मनियरगढ़ की हालात से अवगत कराया और कहा कि राजकुमारी चंदा सयानी हो गई है। अब उसके लिए योग्य वर चाहिए और यह कार्य तुम्हें ही करना है। परंतु ध्यान रहे, राजकुमारी चंदा का वर वही होगा जो रणभूमि में मनियरगढ़ को हरा कर दिखाए, जिसकी तलवारों में धार और बाजुओं में असीम ताकत हो। राजा की बात सुनकर पुरोहित ने पूछा कि महाराज, क्या यही विवाह की शर्त होगी? राजा बोले, हाँ। और सुनो, बावनगढ़ जाना पर महोबा मत जाना। वहां के बनाफर नीच कुल के हैं, वहां मेरी पुत्री नहीं जाएगी। पुरोहित ने सिर झुकाया और पत्र लिखकर तैयार किया। फिर एक छकड़े में खजाना लाद कर साथ में नाव को लेकर पंडित जी वर खोजने निकल पड़े। सबसे पहले वे पहुंचे पिथौरागढ़, पृथ्वीराज चौहान के दरबार में। वहां राजपुरोहित ने टीका और पत्र पृथ्वीराज चौहान के सामने प्रस्तुत किया। टीके का पत्र पढ़ने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमारे यहाँ अभी कोई राजकुमार विवाह के योग्य नहीं है, इसलिए यह सगुन हमारे काम का नहीं है। मैं इस सगुन को स्वीकार नहीं कर सकता। पृथ्वीराज चौहान का जवाब सुनकर पंडित और नाऊ वहां से आगे निकल जाते हैं। फिर वे झांझन, गोंडवाना, कलिंजर, कुआगढ़, गढ़गिन्नौर, हीरागढ़ और गांजर के सभी राज्य में गए, परंतु हर राजा ने वही उत्तर दिया। राजाओं ने जवाब दिया कि हम मनियरगढ़ से युद्ध नहीं करेंगे। वह भूमि ऐसी है जहां वीरों का रक्त भी व्यर्थ जाता है। मनियरगढ़ की लड़ाई बहुत कठिन है। मनियरगढ़ से जीत पाना असंभव है। 52 गढ़ों में घूमने के बाद भी किसी ने टीका नहीं स्वीकारा। पुरोहित ने थके हुए स्वर में नाऊ से कहा, लगता है धरती वीरों से खाली हो गई है। नाऊ ने भी सहमति में सिर हिलाया और कहा, अब लौट चलिए पंडित जी, शायद यही भाग्य है। सहमति बनने के बाद सब वापस मनियरगढ़ के लिए निकल पड़े। वापसी के रास्ते में वे पिपरीगढ़ पहुंचे। वहां उन्हें एक सुंदर बाग दिखाई दिया, जिसमें हरियाली थी, फूलों की खुशबू थी और पंछियों का कलरव गूंज रहा था। पिपरीगढ़ का सूरज उस दिन कुछ अलग चमक रहा था।
सुबह की ठंडी हवा में मिट्टी की महक घुली थी और बाग में हर तरफ हरियाली फैली थी। यह बाग किसी साधारण व्यक्ति का नहीं बल्कि प्रसिद्ध वीर ढेवा तिवारी का था, जहां फलदार पेड़ों की कतारें थी, बीच में एक कुश्ती का अखाड़ा और चारों ओर मिट्टी की दीवारें थी जिनसे वीरता की गंध आ रही थी। यहीं पिपरीगढ़ के युवाओं को युद्ध कला, धनुर्विद्या और कुश्ती का अभ्यास कराया जाता था। हर सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ ढोल नगाड़े बजते और वीर बालक मैदान में उतर आते। उस दिन अखाड़े में कुश्ती चल रही थी। कहीं दो नौजवान मिट्टी में लोटते लड़ते दिखाई दे रहे थे तो कहीं कोई शस्त्र चला रहा था। हर तरफ महोबा के जयकार की आवाज गूंज रही थी। इन वीरों के बीच तीन नाम सबसे प्रसिद्ध थे: इंदल आल्हा का पुत्र, अमरजीत उदल का पुत्र और लखपातर ढेवा तिवारी का पुत्र। उनमें वही जोश था जो कभी आल्हा, उदल और ढेवा के रगों में दौड़ा करता था। तीनों बचपन से एक साथ बड़े हुए थे, जैसे तीन दिशाओं में बहती नदियां, पर उद्गम एक ही, महोबा की वीर परंपरा। तीनों के शरीर बलशाली, हृदय अटल और आंख में आग थी। इंदल का चेहरा अपने पिता आल्हा की तरह तेजस्वी था। अमरजीत में उदल की जैसी समझ और साहस था और लखपातर तो ढेवा की हूबहू प्रतिछाया था, बलिष्ठ, गंभीर और आत्मविश्वासी। अखाड़े में युवाओं का रियाज चल रहा था कि तभी उस समय बाग के फाटक से कुछ अजनबी भीतर आए। एक वृद्ध पुरोहित, एक नाऊ और कुछ सैनिक। उनके चेहरे पर थकान झलक रही थी, कपड़े धूल से सने थे और एक छकड़ा उनके पीछे पीछे चला आ रहा था जिसमें भारी भरकम गठरियां रखी गई थी। अमरजीत की निगाह उन पर पड़ी। उसने रुककर गौर से देखा और अपने साथियों से कहा, देखो भाई, यह पंडित तो किसी बड़े काम से निकला लगता है। गठरियां सोने की हैं और चेहरा थकान से झुका है। शायद किसी के विवाह का टीका लेकर चला हो। चलो पता लगाएं कि किसका वर खोज रहा है। तीनों वीर बालक पंडित के सामने आ खड़े हुए। अमरजीत ने आगे बढ़कर कहा, अरे पंडित जी, बिना पूछे किसी के बाग में प्रवेश करना उचित नहीं। यह बाग पिपरीगढ़ के वीर ढेवा तिवारी का है। अगर यहाँ जरा से भी नुकसान हुआ तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमरजीत की बात सुनकर पंडित ने हाथ जोड़ लिए और बोले, बेटा, हम यात्री हैं, थोड़ी देर विश्राम करेंगे और फिर चले जाएंगे। तब इंदल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है पंडित जी, आप जब तक रुकना चाहें यहाँ आराम कर सकते हैं, परंतु एक बात बताओ, यह टीका किस राज्य का है और किसके विवाह के लिए निकले हो? इंदल के सवाल पर पंडित जी ने गहरी सांस ली और उत्तर दिया, यह टीका मनियरगढ़ का है। वहाँ के राजा माणिक चंद की पुत्री राजकुमारी चंदा विवाह योग्य हो गई है। उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे बावनगढ़ में है, पर अफसोस किसी ने भी यह टीका स्वीकार नहीं किया। कोई ऐसा वीर नहीं मिला जो राजा की शर्त को पूरी कर सके। अब मैं थका हारा निराश होकर वापस जा रहा हूँ। लगता है धरती वीरों से खाली हो गई है, सबकी तलवारों में जंग लग गई है। पंडित का ये शब्द सुनते ही अमरजीत की आंखें अंगार बन गई। वह एक कदम आगे बढ़ा और गर्जना की, पंडित, अपने शब्दों पर संयम रखो। धरती हमारी माता है और यह धरती वीरों से खाली नहीं हुई है। वीर अभी भी जिंदा हैं, बस उन्हें मौका नहीं मिला है अपनी तलवार आजमाने का। वह आगे बोला कि अब तुम्हारा यह टीका यहाँ से वापस नहीं जाएगा, हम इसे स्वीकार करते हैं। इतना सुनते ही पंडित ने उसकी आंखों में देखा और आश्चर्य से पूछा, ठीक है, परंतु यह तो बताओ कि दूल्हा कौन होगा? अमरजीत ने मुस्कुराते हुए लखपातर की ओर इशारा किया, यह रहा दूल्हा, ढेवा तिवारी का पुत्र लखपातर। पंडित ने लखपातर को ऊपर से नीचे तक देखा। वह युवक चौड़े कंधों वाला, तेजस्वी और गंभीर था। कुछ समय शांत रहने के बाद पंडित ने कहा, बेटा, विवाह केवल रूप या बल से नहीं होता, इसमें सामर्थ्य और पुरुषार्थ दोनों होने चाहिए। पंडित ने छकड़े की ओर इशारा करते हुए कहा, यदि तुम इस गठरी को उठा लो तो मैं मान लूंगा कि तुम विवाह के योग्य हो। यह वह गठरी है जिसे मेरे 4 सैनिक मिलकर नहीं उठा पाते। लखपातर ने बिना कुछ कहे कदम बढ़ाया। वह छकड़े के पास गया और दोनों हाथों से गठरी को थामा और एक ही झटके में उसे सिर के ऊपर उठा लिया। मिट्टी उड़ गई, सैनिक दंग रह गए और पंडित की आंखें विस्मय से फैल गई। पंडित ने हंसते हुए कहा, वाह रे वीर पुत्र, तुमने इस टीके की लाज बचा ली। अब यह टीका यहीं रहेगा। चलो
मुझे अपने माता पिता से मिलवाओ ताकि मैं आगे की बात तय कर सकूं। तीनों वीर पुत्र पंडित को लेकर पिपरीगढ़ के किले में पहुंचे। उस समय ढेवा तिवारी महोबा गए हुए थे। किले में केवल रानी पहुपति थी, वही जो कभी इंदरगढ़ की राजकुमारी थी और अपने सौम्य स्वभाव तथा बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। वहां पहुंचने के बाद तीनों बालवीरों ने पहले रानी को प्रणाम किया, फिर अमरजीत ने आगे बढ़कर पूरी बात कह सुनाई। किस तरह पंडित ने टीका लेकर 52 गढ़ के हर राज्य का चक्कर लगाया, किस तरह किसी ने भी चंदा का टीका स्वीकार नहीं किया और कैसे लखपातर ने एक ही झटके में गठरी उठा ली। अमरजीत की बात सुनकर रानी पहुपति ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, तुम्हारे पिता इस समय यहाँ नहीं हैं। बिना उनकी अनुमति के यह टीका स्वीकार करना क्या उचित होगा? विवाह कोई खेल नहीं होता, इसमें बड़ों की सहमति अनिवार्य है। तब अमरजीत आगे बढ़ा और अब उसकी आवाज में गर्जना थी। चाची, जब कोई वीर युद्ध के लिए कदम बढ़ा ले तो फिर उचित और अनुचित नहीं सोचता, सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर देखता है। यह टीका हम स्वीकार करेंगे। लखपातर का विवाह हम अपनी तलवार के बल पर करेंगे। तभी इंदल ने भी अपनी सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ चाची, मनियरगढ़ का अपमान आज तक हमारे हृदय में जल रहा है। यह विवाह केवल लखपातर का नहीं, हमारे प्रतिशोध और सम्मान का प्रश्न है। फिर रानी पहुपति ने तीनों की आंखों में ध्यान से देखा। वहां भय नहीं था, बस तेज और आत्मविश्वास था। उन्हें उन बालकों में अपने पति और परिवार की झलक दिखाई दी। आल्हा की दृढ़ता, उदल की बुद्धि और ढेवा का साहस सब था उन वीरों में। अंततः उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटा, यदि तुमने ठान ही लिया है तो मैं अपनी सहमति देती हूँ। ईश्वर तुम्हें विजय दे। फिर रानी ने पिपरीगढ़ के कुछ सरदारों और सेनापतियों को बुलवाया। सबके सामने पंडित ने मंत्रोच्चारण के साथ लखपातर के माथे पर तिलक चढ़ाया। नाऊ ने मंगल गीत गाया, ढोल नगाड़े बजने लगे और उसी समय पंडित ने घोषणा की, आज मनियरगढ़ की राजकुमारी चंदा के विवाह का टीका वीर लखपातर तिवारी ने स्वीकार किया है। यह खबर सुनते ही पिपरीगढ़ में उत्साह की लहर दौड़ गई। युवाओं ने जयकारे लगाए और कहा कि ढेवा तिवारी के घर अब विजय की रोशनी चमकेगी। लखपातर को तिलक चढ़ाने के बाद पंडित और नाऊ ने विदा ली और खुशी खुशी मनियरगढ़ की ओर प्रस्थान किया, ताकि महाराज माणिक चंद को यह सूचना दे सके कि उनका टीका स्वीकार कर लिया गया है। कुछ दिनों बाद ढेवा तिवारी जब महोबा से लौटे और जैसे ही किले में प्रवेश किया, सैनिकों और सेवकों के चेहरे पर अजीब सी चमक देखी। उन्होंने पूछा कि क्या बात है, किले में ऐसा उत्सव क्यों है? तभी रानी पहुपति ने धीरे धीरे उन्हें पूरा किस्सा बताया। कैसे पंडित मनियरगढ़ का टीका लेकर आया, कैसे तीनों वीर पुत्रों ने उसे रोका और कैसे लखपातर ने उस गठरी को उठाकर चंदा का टीका स्वीकार किया। ढेवा सुनते ही स्तब्ध रह गए, उनके हाथ कांप उठे। उन्होंने कहा, हे ईश्वर, यह तो खेल खेल में बच्चों ने आग से खेलने का काम कर दिया है। मनियरगढ़ से शत्रुता मजाक नहीं है। यह तो वही राज्य है जिसने महोबा के शेर उदल और मुझे कैद किया था। उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी, पर साथ ही कहीं न कहीं गर्व की झलक भी थी। उन्होंने कहा, अगर वीरों के पुत्रों ने यह बीड़ा उठाया है तो अब पीछे हटना महोबा और पिपरीगढ़ की शान के खिलाफ होगा। अब यह युद्ध सिर्फ विवाह का नहीं, सम्मान और परंपरा की रक्षा का होगा। रात भर ढेवा किले की प्राचीरों पर बैठे रहे। हवा में रणभूमि की गंध जैसे आने वाले समय का संकेत दे रही हो। उन्हें याद आ रहा था कि यह वही मनियरगढ़ है जहां हमारे अपमान की जड़ें दबी हैं। अब शायद भगवान ने अवसर दे दिया है उसे मिटाने का। उनकी आंखों में गर्व और चिंता दोनों झलक रहे थे। उन्होंने आसमान की ओर देखा और कहा, अगर यह नियति का खेल है तो मैं इसका हिस्सा अवश्य बनूंगा। मेरा बेटा लखपातर अब सिर्फ मेरा पुत्र नहीं, वह मेरे अधूरे सम्मान की प्रतिज्ञा है। और इसी के साथ पिपरीगढ़ की भूमि पर युद्ध की हवा चल पड़ी। वीर तैयार होने लगे, शस्त्रों की धारें चमकने लगी। इधर मनियरगढ़ को इस बात का अभी अंदाजा भी नहीं था कि जिस विवाह के लिए उन्होंने वर खोजने भेजा था, वही अब उनके राज्य के पतन का कारण बनेगा। साथियों, अब आगे क्या होगा? क्या लखपातर का विवाह राजकुमारी चंदा से हो पाएगा या अपने पिता की तरह लखपातर भी मनियरगढ़ में घिर जाएगा?
तो ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे चैनल हिंदीवादी ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पीछे की कहानी जानने के लिए प्लेलिस्ट अवश्य देखें। धन्यवाद। जय हिंद।